Hello students, we have completed section number 15, 1, 2, 3 and 4. And in section number 15.4 we have also completed certain rules, that is rule number 27 to rule number 31. Now today in this video we will be completing the leftover section, that is section number 15 subsection 5, which consists of special provisions under the Act and which also consists of rule number 32 to rule number 35. So let us begin section number 15 subsection 5. Rule number 32 which talks about determination of value in respect of certain supply. अब देखो रूल नंबर 31 क्या बोलता है कि आगे का सारा रूल फॉलो कर लो एंड तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. अब रूल 32 क्या बोलता है? मनी चेंजिंग के बारे में वो. ठीक है. 32.3 इज ऑल अबाउट एयर ट्रैवल एजेंट. 32.4 is about LIC premium. 32.5 is about dealer of second hand goods. 32.6 is about voucher, coupons, tokens etc. ठीक है. अब मनी चेंजिंग में देखते हैं. रूल नंबर 32 क्लॉज ए में है मनी चेंजिंग. ये कंपलसरी क्लॉज है. ठीक है. देखो मनी चेंजिंग कैन बी स्टडीड इन 2 पार्ट्स. पहला है अगर मनी चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो उसमें से कोई भी एक इंडियन रुपी में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ टू डॉलर और डॉलर टू रुपीज़. इस केस में अगर RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल है, ठीक है, तो वैल्यू ऐसे डिटरमाइन होगा. BR माइनस RR और SR माइनस RR इंटू TV. इसका मतलब क्या है? TU. BR इज फॉर BR is for buying rate, RR is for reference rate, SR is for selling rate and TU is for total unit. So if RBI reference rate is available, then value will be determined as buying rate minus reference rate or selling rate minus reference rate into total unit. Okay. Now if RBI reference rate is not available, उस केस में क्या होगा? ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज, जो भी ग्रॉस करेंसी एक्सचेंज आएगा उसका 1% हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद अगर एक्सचेंज हो रहा है और उसमें से कोई भी इंडियन रुपी में नहीं है, तो फॉर एग्जांपल डॉलर इज गेटिंग एक्सचेंज इनटू येन, तो उस केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहला फॉरेन करेंसी को इंटू कर देंगे उसका रेफरेंस रेट से, फिर दूसरा फॉरेन करेंसी को इंटू कर देंगे उसका रेफरेंस रेट से. उसके बाद ये दोनों में से जो कम आएगा उसका 1% ले लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है. अब देखो यहाँ एक एग्जांपल है. मिस्टर ए एक्सपोर्टेड गुड्स एंड रिसीव्ड $10,000 फ्रॉम इम्पोर्टर. ही अप्रोच टू बैंक फॉर INR. बैंक का रेट क्या है? 45 to 46. ये 45 to 46 है, इसका मतलब है 45 है बाइंग रेट, 46 इज सेलिंग रेट. ठीक है. ये रेट क्या का है? रुपीज पर डॉलर का ये रेट है. RBI का रेफरेंस रेट फॉर डॉलर इज 45.50 रुपीज. ठीक है. ये रेफरेंस रेट हो गया. इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, तो कैसे होगा? देखो ये याद रखना, जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जब भी हम लोग सामान या मनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंक के लिए वो बाई हो जाएगा, और इम्पोर्ट कर रहे तो बैंक के लिए वो सेल हो जाएगा. अब देखो इसमें कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, कैसे निकलेगा इसमें? बाइंग रेट माइनस रेफरेंस रेट इनटू टोटल यूनिट. ठीक है. ये वाला फॉर्मूला जो अभी बताया उसी से निकल जाएगा. अब देखो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट कर रहा है. एक्सपोर्ट मतलब बैंक बाई करेगा, तो बाइंग रेट क्या है इसका? 45. RBI का रेफरेंस रेट है 45.50. ठीक है. और बाइंग रेट क्या है? 45. ये बाइंग है, ये सेलिंग है. ठीक है. तो इतना माइनस इतना कर दिए इंटू 10,000 क्या था? टोटल यूनिट. तो आ गया 5,000. ये हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा. नाउ व्हाट विल बी योर आंसर इफ मिस्टर ए इम्पोर्टेड गुड्स एंड पेबल $10,000. अगर इम्पोर्ट करेगा तब भी क्या आंसर सेम होगा? द आंसर इज नो. अगर इम्पोर्ट कर रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी सेलिंग रेट माइनस रेफरेंस रेट इंटू टोटल यूनिट. सेलिंग रेट क्या है? 46 था, तो सेलिंग रेट माइनस रेफरेंस रेट इंटू टोटल यूनिट दैट इज 5,000. ठीक है. तो ऐसे हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मनी एक्सचेंज.
उसके बाद देखो यहाँ एक और एग्जांपल है, मिस्टर ए एक्सपोर्टेड गुड्स एंड रिसीव 10,000 येन, बैंक रेट फॉर येन पर डॉलर इज 60 to 65, RBI रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल फॉर येन। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इसमें, 10,000 into 60, ग्रॉस वैल्यू निकल गया 60,000, उसका 1% 6,000 हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब देखो यहाँ मनी चेंजिंग का दूसरा क्लॉज है विच इज ऑप्शनल, रूल 32(2)(b। इसमें 3 केस है। फर्स्ट केस क्या है, अगर 1 लाख तक हम लोग एक्सचेंज करें तो उस केस में वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज या फिर 250 रुपया, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में हम लोग एक्सचेंज करें तो उस केस में क्या होगा, 1000 प्लस 0.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग अबव 1 लाख। मतलब 1 लाख तक तो यहाँ 1000 निकल गया, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट वो 1000 प्लस 1000 से जितना भी ऊपर है 10 लाख तक उसका 0.5% दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमारा निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम 10 लाख के ऊपर एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, 1000 इसका वाला हो गया, इसका वाला निकलेगा 4500, ठीक है, 0.5%, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट मोर देन 10 लाख और मैक्सिमम 60,000 विच एवर इज लेस, ठीक है। इसमें 1000 प्लस 4500 प्लस 10 लाख से जितना भी ज़्यादा होगा अमाउंट उसका 0.1% या फिर ये तीनों को ऐड कर देंगे या फिर 60,000 जो भी कम आएगा वो हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ देखो एक एग्जांपल, मिस्टर ए एक्सचेंज्ड अ US dollar that is 10,000 US dollar to Indian rupee 64 at the rate 64 per dollar, ठीक है। A wants value as per section 32(2)(b of CGST rules। इस केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 into 64 6,40,000, इसमें से 1 लाख का तो 1% निकल जाएगा दैट इज 1000, बचा कितना 5,40,000, इसका 0.5% निकल जाएगा दैट इज 2,2700, दोनों को प्लस कर देंगे ये हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल में आते हैं हम लोग, रूल नंबर 32(3) दैट इज ऑल अबाउट एयर ट्रैवल एजेंट। नाउ एयर ट्रैवल एजेंट में क्या है, बुकिंग हम लोग करते, अगर डोमेस्टिक बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें 5% ऑफ बेसिक फेयर हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर इंटरनेशनल बुकिंग कर रहे, ठीक है, फॉरेन घूमने का शौक है तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई 10% ऑफ बेसिक फेयर, ठीक है। तो डोमेस्टिक में हमारा 5% हो जाएगा, इंटरनेशनल में हमारा 10% हो जाएगा। देखो एग्जांपल, बेसिक फेयर दिया है, अदर चार्जेस, टैक्स, टोटल वैल्यू ये सब इग्नोर कर देना, बस बेसिक फेयर का हम लोग को लेना है। डोमेस्टिक फेयर में 5% और इंटरनेशनल फेयर में 10%, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा डोमेस्टिक के लिए, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा इंटरनेशनल के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 32(4) दैट इज ऑफ LIC प्रीमियम, ठीक है। देखो LIC प्रीमियम 2 तरह का हो सकता है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी या फिर अदर पॉलिसी। अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो प्रीमियम अमाउंट का 10% हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर अदर पॉलिसी है तो इसमें पहला साल का जो प्रीमियम होगा ना उसका 25% हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा और पहला साल के आगे का सब्सिक्वेंट ईयर का 12.5% हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देखो एग्जांपल, टोटल प्रीमियम कलेक्ट हुआ है 200 लाख, पहला साल का ये, और ये 200 लाख में 50 लाख सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम है, तो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे। देखो 200 लाख को डिवाइड कर दो, 50 लाख और 150 लाख, ठीक है। तो 50 लाख का तो 10% हो जाएगा 5 लाख। क्यों हो जाएगा 10%, क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी था, ठीक है। और बाकी जो बचा 1.5 लाख उसका हम 25% निकाल लेंगे। 25% क्यों निकाल रहे, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है ना, यहाँ फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पे 25%, उसके बाद का भी अगर दिया रहता तो उस पर हम लोग 12.5% लगा देते। तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख प्लस 37,50,000, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है रूल नंबर 32(5), दैट इज डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो हमारा आएगा उसमें से हम लोग परचेज प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर ए इज अ डीलर ऑफ ओल्ड कार। ठीक है, डीलर है मतलब सेल परचेज करता है। सेकेंड हैंड कार ये परचेज किया 2 लाख का, उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर किया है 10,000 का और बेच दिया है उसको 3 लाख में। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? हम लोग को ये नहीं देखना है क्या प्राइस इनकर किया, क्या उसको ठीक किया, उसको ठीक से तरह से किया ताकि वो बेच सके, वो सब नहीं देखना। ऑल वी हैव टू से इज सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 3 लाख था और परचेज प्राइस हमारा 2 लाख है, तो आंसर हमारा 1 लाख आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 32(6), विच इज वाउचर, कूपन, टोकन एक्सेट्रा। इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई का कैसे पता चलेगा? तो देखो, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन, वाउचर और कूपन। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज एक मॉल में गए, ठीक है, वहाँ 5,000 का शॉपिंग करने बोला। 5,000 का शॉपिंग आप किए, उसमें आपको एक कूपन दिया, ये कूपन, ठीक है, ये कूपन दिया कि अगले 20 दिन में अगर आप यहाँ से कोई शॉपिंग करते हैं तो वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसमें 500 माइनस हो जाएगा, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो उस कूपन का हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? जो भी उस कूपन का मनी वैल्यू होगा, मतलब उस कूपन से आपने जो भी सामान लिया उसका मनी वैल्यू, वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में हम लोग को देखना है कि कूपन या फिर टोकन या जो भी है उसका रिडीमेबल वैल्यू लेना है, फेयर वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, जो भी वो रिडीम करने तो उसका वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू लेंगे हम, फेस वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, so we have completed rule number 32. Now let us come to rule number 33, that is value of supply in case of pure agent. Now agent is of 2 types, pure agent and other agent. Pure agent मतलब क्या है? सपोज मिस्टर ए है, ठीक है, वो एक सीए को बोलता है आरओसी में उसका फाइलिंग करा दो, रजिस्ट्रेशन करा दो। ठीक है, उसके लिए उसको कंसल्टेंसी सर्विस देता है 50,000 और आरओसी फाइलिंग का फीस है 10,000। लेकिन ये मिस्टर ए जो है वो कोई कमीशन चार्ज नहीं करता आरओसी फाइलिंग करने का, तो उस केस में उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई बस वही हो जाएगा, उसका कंसल्टेंसी सर्विस, दैट इज 50,000। बट अगर कोई एजेंट है, सपोज मिस्टर बी, ये प्योर एजेंट नहीं है। ठीक है, इस केस में मिस्टर ए प्योर एजेंट कहलाएगा, मिस्टर बी प्योर एजेंट नहीं है। सपोज ये सीए सपोज प्योर एजेंट नहीं है। ठीक है, ये सीए को बोलता है आरओसी में उसका फाइलिंग करा देने और कंसल्टेंसी फीस ये भी देता है 50,000। ठीक है, आरओसी फाइलिंग फीस है 10,000, लेकिन ये जो चार्टेड अकाउंटेंट है ये कमीशन चार्ज करता है आरओसी फाइलिंग का। ठीक है, आरओसी फाइलिंग का ये कमीशन भी चार्ज कर लेता है। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 50,000 प्लस 10,000, 60,000। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये चार्टेड अकाउंटेंट को नहीं बोल सकते कि वो प्योर एजेंट है। ठीक है, वो अदर एजेंट में आ जाएगा। Now rule number 34 is all about custom law and that will be discussed in custom law chapter. Okay, so rule number 35, value of supply if inclusive of GST. अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई, देखो सपोज कोई वैल्यू पे जीएसटी इंक्लूडेड है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल वैल्यू दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाई 100 प्लस जीएसटी का जो रेट है, सपोज जीएसटी का रेट 18%, तो 100 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 118 हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब जीएसटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 100 प्लस जो भी जीएसटी रेट है, मतलब 108 हो जाएगा, 118। ठीक है, उसको हम लोग 18 से इंटू कर देंगे, जीएसटी रेट जो होगा उसे इंटू कर देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे 100 में प्लस करके, तो ये हमारा जीएसटी निकल जाएगा, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल 35। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल रूल्स, ऑल सेक्शंस इन वैल्यूएशन इन सप्लाई। Now let us come to this amendment in value of supply. Amendment 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में 2 अमेंडमेंट आया। पहला अमेंडमेंट क्या है?
न्यू रूल इंसर्ट किया गया, रूल नंबर 32 कैपिटल ए, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केसेस वेयर KFC इज एप्लीकेबल। KFC इज केरला फ्लड सेस, ठीक है, वो वाला KFC नहीं है। सो इट इज ओनली एप्लीकेबल टू केरला एंड दैट ऑल्सो टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे। और रेट ऑफ KFC क्या है 1%। इसमें वैल्यू डिटरमाइन होगा अंडर सेक्शन 15, बट KFC में ये अंडर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं होगा वैल्यू, ठीक है। देखो 2018 में जो फ्लड आया था तो इसमें स्टेट लेवल का ये निकला है KFC, केरला फ्लड सेस इज ऑफ स्टेट लेवल एंड इट इज एट द रेट 1%। उसके बाद फाइनेंशियल एक्ट 2019 में ये पास हुआ था, GST काउंसिल डिस्कस करके इसको पास किया था। अब देखो यहाँ 3 केस है। अगर केरला से केरला में सप्लाई हो रहा है, केरला का बिजनेसमैन केरला का ही बिजनेसमैन को सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में ये सेस एप्लीकेबल नहीं है। अगर केरला का बिजनेसमैन कोई दूसरा स्टेट का कस्टमर को सप्लाई कर रहा है तो उस केस में भी ये सेस नहीं लगेगा। बट कब लगेगा? अगर केरला का बिजनेसमैन केरला का ही कस्टमर को सप्लाई कर रहा है तो उस केस में ये सेस ऐड हो जाएगा 1% का, ठीक है। ये अमेंडमेंट क्लियर है, बट दिस इज ऑफ टेम्पररी बेसिस, रिमेंबर दैट। एक और छोटा सा अमेंडमेंट है, दैट इज, अच्छा हाँ, ये जो अमेंडमेंट आया है केरला वाला, दैट इज एक्सेप्ट कंपोजिशन सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। अगर कोई कंपोजिशन सप्लाई कर रहा है या एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है तो उस केस में केरला फ्लड सेस नहीं लगेगा। दूसरा अमेंडमेंट क्या है? डिले इन पेमेंट ऑफ EMI, ठीक है। EMI पे सपोज कोई सामान ले रहे हैं हम, ठीक है, तो उसका वो EMI भरने में अगर हमको डिले हो रहा है तो उसमें जो पेनल इंटरेस्ट आएगा वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो EMI पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, बट अगर EMI भी कोई टाइम से नहीं दिया तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो तो लगेगा ही, बट लेट EMI भरने का जो इंटरेस्ट अलग से चार्ज होता है वो, तो इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनल इंटरेस्ट, तो वो जो आएगा वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। ये अमेंडमेंट नंबर 2 है। सो आई होप वैल्यूएशन चैप्टर इज क्लियर। ओनली 2 videos is required for this chapter, and yes, revise well. This is actually very easy chapter and I hope it will be helpful to some extent, and thank you so much for watching.